इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चुनाव में हार के बाद लालू की फैमिली में खलबली मच गई है। बेटी रोहिणी आचार्य ने परिवार से नाता तोड़ दिया है। आपको ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट दे दे। बेटी रोहिणी आचार्य ने परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया है। लालू यादव की बेटी ने राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया है। बिहार में हार के बाद रोहिणी आचार्य का पोस्ट सामने आया है जिसमें उन्होंने अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। ये पोस्ट जो है रोहिणी आचार्य की तरफ से किया गया है। रोहिणी, संजय यादव, रमीज ने ये करने को कहा है। तो रोहिणी आचार्य ने ये बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब वो राजनीति छोड़ने वाली है। लालू यादव की बेटी जो है वो अब राजनीति छोड़ने वाली है। चुनाव के रिजल्ट के बाद ये बड़ा ऐलान जो है रोहिणी आचार्य का सामने आया है। आपको बता दें, रोहिणी आचार्य ने सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं, ये रोहिणी आचार्य का कहना है। तो अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं, रोहिणी आचार्य ने ये बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने राजनीति से साइड हटने का ऐलान किया है, राजनीति छोड़ने का ऐलान किया। इसके साथ ही चुनाव में हार का सारा दोष जो है रोहिणी आचार्य जो है वो अपने ऊपर ले रही है। ये उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है। वही तो हम बोले कि अब रूडी जी बताएंगे ना। हाँ, गोलियां चलती रहेंगी तो रूडी जी से जवाब मांगिए। मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया रोहिणी जी, लेकिन बिहार को कुछ नहीं मिला है। इस पे क्या कहिएगा? सच्चाई सामने आ गया ना। यही ना विपक्ष बोलता था कि जब विपक्ष यही बोलता था ना, तो सच्चाई सब सामने आ गया। अब जनता डिसाइड करे। जनता से इन्होंने कितना सारा वादा किया था, झूठे वादे किए थे, क्या हुआ? ठन गोपाल बना दिया ना। फिर से जनता को कुछ नहीं दिया बिहार को। तेजस्वी करे झुनझुना थमा दिया गया है। तो सही बात बोल रहे हैं ना। कि तो बिहार की जनता भी बोल रही है कि हम लोग को झुनझुना पकड़ा दिया गया। आकर के चुनाव में फिर से झांसा दे करके गए थे, फिर से वही झांसाबाजी, जुमलाबाजी हो गया। नीतीश कुमार को फिर से अपने पास लाइएगा क्या आप लोग अपने साथ? हम क्यों लेकर के आएंगे? वो बड़े हैं, उनसे आशीर्वाद हम लोग ले रहे हैं। अब चाचा जी आएंगे, कब आएंगे आशीर्वाद देने? अब चाचा जी से जाके पूछिए। हम लोग तो बाल बच्चे हैं, उनके आशीर्वाद मांग रहे हैं। आज भी आंध्र प्रदेश जाना था नीतीश जी को, चंद्रबाबू नायडू जी को मुख्यमंत्री शपथ में नहीं गए। शपथ गए, तबीयत खराब होगा उनका, तबीयत खराब होगा तो आराम करने दीजिए। सिंगापुर जा रही हैं आप? जा रहे अपने बच्चे लोग से मिलने के लिए। फिर 10 दिन के बाद आ रहे अपने सारण की जनता से, अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमने जो वोट देने का जो काम किया है, सबका धन्यवाद करने। उनके बीच में रह करके, ये रोहिणी आचार्य उनकी बेटी है, उनके बीच में रह के काम करने के लिए 15 दिन के बाद आ रही है सारण। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अयोध्या नगरी एक बार फिर इतिहास रचने को तैयार है, जहां रामलल्ला के मंदिर के शिखर पर पहली बार ध्वजा फहराने का अविस्मरणीय क्षण सामने आने वाला है। आपको बता दें, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने राम मंदिर के शिखर पर होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयारियों और विवरण की जानकारी साझा की है। इस भव्य कार्यक्रम में देश की शीर्ष हस्तियां शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शामिल होंगे। ध्वजारोहण कार्यक्रम जो है वो करीब दोपहर 11:55 पर शुरू होगा और दोपहर 2 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। आपको बता दें, इस ऐतिहासिक अवसर के लिए 6000 लोगों को आमंत्रित किया गया है, जिनमें से 3000 अयोध्या से और बाकी 3000 पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से होंगे। वनवासी क्षेत्रों में विशेष रहने वाले संतों को भी विशेष रूप से आमंत्रण भेजा गया है। मेहमानों के लिए 1600 कमरों का इंतजाम किया गया है। सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी पुख्ता व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। चंपत राय ने मंदिर पर फहराए जाने वाले ध्वज की विशेषताओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी, जिसे लेकर श्रद्धालुओं में उत्सुकता बनी हुई है। 25 नवंबर 2025 मंगलवार है। अयोध्या में भगवान राम के विवाह का परंपरागत पवित्र दिवस है, विवाह पंचमी। इसी दिन राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर
ध्वजारोहण होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक परम पूजनीय डॉक्टर मोहन भागवत जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल, चारों महानुभाव उपस्थित रहेंगे। ये कार्यक्रम ध्वजारोहण दोपहर को लगभग 11:55 के पश्चात शुरू होगा। दूरदर्शन के द्वारा सारे संसार को, सभी चैनल्स को ये सीधे उपलब्ध कराया जाएगा। दूरदर्शन इस कार्यक्रम को पूरी तरह से कवर करेगा। कार्यक्रम 2 बजे तक समाप्त हो जाएगा। इस वर्ष केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश के बंधु बांधवों को बुलाया गया है। अनेक कारण हैं। कुल 6000 लोग आमंत्रित किए गए। इन 6000 में अयोध्या जनपद ही 3000 है, आधा, और आधे में संपूर्ण पूर्वी उत्तर प्रदेश है। संपूर्ण भारत का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए वनवासी क्षेत्रों में रहने वाले संत समाज को बुलाया गया है। अयोध्या के सभी संत इसमें आएंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के ग्रामों में निवास करने वाले संत यहाँ आएंगे। मेरा अनुमान है कुल 1000 संत महात्मा यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। शेष 5000 गृहस्थ समाज होगा। हमारा दृष्टि इस बार उस समाज पर है जो सुदूर जंगलों में, वनवासी क्षेत्रों में, पर्वतों पर, समुद्र के किनारे के गांव में निवास करती है। उत्तर में समुद्र नहीं है, लेकिन गंगा और यमुना की पवित्र नदियां हैं। उनके किनारे जीवन यापन करने वाले समाज में से लोगों को जरूर चयन किया गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में दवाई को लेकर अहम फैसला सामने आया है, जिससे अस्पताल सहित डॉक्टर और कर्मचारी से लेकर मरीजों को भी राहत मिलेगी। आपको बता दें, मेडिसिन कॉर्पोरेशन के लिस्ट में ड्रग्स के दवाओं का नाम जोड़ा गया है। तमाम ऐसी दवाएं हैं जो लोगों को बाहर से लेना पड़ता था, मरीजों को दवाई के लिए भटकना पड़ता था। पीजीटी के मंजूरी के बाद अब हॉस्पिटलों में ये दवाइयां सप्लाई की जाएंगी और डिमांड के अनुसार इसे शुरू भी किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों में दवाइयों को लेकर यह बड़ा फैसला किया गया है। उत्तर प्रदेश में सरकारी हॉस्पिटल में मिलने वाली दवाई की समस्या से अब लोगों को राहत मिलने जा रही है। मेडिसिन कॉर्पोरेशन की तरफ से ड्रग्स के 100 नए नाम शामिल किए गए हैं। सरकारी हॉस्पिटल में लोग इलाज कराने आते हैं तो यहाँ पर गैस की दवाई, तमाम एंटी एलर्जी की दवाई, तमाम प्रोटीन और उसके बाद तमाम सारे विटामिन की जो टॉनिक है, यानी कहिए कि इससे पहले 297 दवाई है जो ड्रग्स की लिस्ट में शामिल था, वो सरकारी हॉस्पिटलों पे मिलता था। तमाम सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो लोगों को न मिलने की वजह से तमाम सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तमाम जो पेशेंट आते थे वो कहीं ना कहीं बाहर से दवाई लेने को मजबूर रहते थे। ऐसे में अब 100 और नाम शामिल होने की वजह से आम लोगों को इलाज में बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। यानी कहिए कि जिस तरह से दवाई को लेकर तमाम सारी समस्याएं आती थी, उससे कहीं ना कहीं राहत मिलने जा रही है। ये जो फैसला है, ये फैसला आम लोगों के लिए राहत की खबर है। कैमरा पर्सन पीयूष मिश्रा के साथ पंकज मंडल, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अब रुक करते हैं अगली खबर की। गायघाट से जेडीयू की नवनिर्वाचित विधायक कोमल सिंह ने जीत के बाद कार्यकर्ताओं और समर्थकों का धन्यवाद किया। उन्होंने मीडिया को बताया कि उनका मुख्य फोकस गायघाट की समस्याओं को दूर करना और क्षेत्र में 4 पुलों का निर्माण सुनिश्चित करना है। कोमल सिंह ने कहा कि ये क्षेत्र विकास और आधारभूत ढांचे की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। गायघाट की जनता की उम्मीदें अब नई विधायक के भरोसे जुड़ गई हैं। देखना होगा कोमल सिंह कैसे अपने वादों को धरातल पर उतारती हैं।
मैं इसके लिए सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी गाय घाट की जनता, लेकिन मैं उनको जनता नहीं बुलाती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि हर घर में मेरे चाचा चाची दीदी भैया रहते हैं, तो मैं गाय घाट के अपने पूरे परिवार को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि ये बेटी आपके बीच आपका विश्वास मांग रही थी और आपने झोली भर के इस बेटी को अपना विश्वास देने का काम किया है, विश्वास जताने का इस बेटी पे काम किया है। और जैसा ये बेटी कहते आई थी अपने चुनाव के प्रचार के दरमियान भी कि आप ये बेटी आपके विश्वास को न टूटने देगी और आपका सर किसी के सामने झुकने नहीं देगी, तो आज भी बेटी ये चीज़ दोहराती है कि जो विश्वास लोगों ने मुझ पे जताया है, इस विश्वास को मैं टूटने नहीं दूंगी और दिन रात एक कर दूंगी। गाय घाट विधानसभा को सजाने का काम करूंगी, उसके हर पहलू पे काम करूंगी। ओवरऑल जो भी आपके मन में क्या है, जो भी लोगों की समस्याएं होंगी, जैसे कि अभी भी गाय घाट में हम लोग को सबसे बड़ी 3-4 बहुत ही महत्वपूर्ण पुल का लोगों का डिमांड है कि वहाँ पे पुल होना चाहिए, पुल पुलिया का, उस पर काम करूंगी। सड़क जहाँ जहाँ बचा हुआ है, नहीं बन पाया, उस पर काम करूंगी। एजुकेशन सेक्टर पे काम करूंगी, हेल्थ सेक्टर पे काम करूंगी, युवाओं के स्किल डेवलपमेंट पे काम करूंगी, ताकि जो एम्प्लॉयमेंट पे हम लोग रोजगार उनको दे सके, उसमें वो अपनी स्किल्स का यूज़ कर सके। ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करूंगी, महिलाओं के सशक्तिकरण पे भी काम करूंगी, क्योंकि एक महिला हूँ तो इस चीज़ को मैं समझ सकती हूँ। तो ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करूंगी, हर पहलू पे काम करूंगी। अब रुक करते हैं अगली खबर की। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने वसंत विहार और वसंत कुंज के कई इलाकों का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक, पार्षद और डीडीए के अधिकारी के साथ साथ एसडीएम भी मौजूद रहे। आपको बता दें, निरीक्षण के दौरान सड़क किनारे कचरा देखकर मंत्री ने नाराजगी जताई और कहा कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का मुख्य कारण सड़कों पर उड़ने वाली धूल और गंदगी भी है। उन्होंने बताया कि सरकार सड़कों को साफ करने और प्रदूषण को कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस अभियान के तहत 62 स्थानों को चिन्हित किया गया है जहां से सबसे ज्यादा प्रदूषण फैल रहा है। मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार की अव्यवस्था को सुधारने में कुछ समय लगेगा, लेकिन अब सरकार सक्रिय रूप से समस्या को ठीक करने की दिशा में काम कर रही है। कैबिनेट मंत्री ने और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। पे काम कर रहे हैं। आज अब देखिए बहुत कमियां, अभी तो सड़कों के ऊपर बहुत काम की जरूरत है, सफाई के प्रबंधों में बहुत कमियां हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से शैम कंडीशन में है। दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा पोल्यूशन कारण है PM10, जो कि बहुत कंस्ट्रक्शन की साइटों से या सड़क की धूल, ये सारी उसमें कंट्रीब्यूट करती है। हमने दिल्ली के अंदर ऐसे 62 स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं। 13 हॉटस्पॉट्स पहले थे, अब हमने 62 हॉटस्पॉट्स ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं 13 के बाद। ये 13 जो हॉटस्पॉट थे 2008 के बाद आइडेंटिफाइड, उसके बाद किसी ने को काम नहीं किया इस पे। हमने दिल्ली के 62 आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे मूल तौर पर ट्रैफिक की प्रॉब्लम के कारण हॉटस्पॉट बने हुए हैं या तो डस्ट के कारण हॉटस्पॉट बने हुए हैं। हम उनको एक एक कर आइडेंटिफाई करके उन पे काम कर रहे हैं। आज हमने सारे वसंत कुंज और वसंत विहार के हॉटस्पॉट्स पे देखा है। इसमें बहुत अभी सुधार होना बाकी है, बहुत ही काम होना बाकी है, क्योंकि जब तक हम डस्ट मिटिगेशन पे नहीं जमीन पे काम कर पाएंगे तब तक दिल्ली को साफ हवा नहीं दे पाएंगे। इसलिए डस्ट मिटिगेशन के खिलाफ हमारी ये जंग है। देखिए बिल्कुल बढ़ता जा रहा है अभी, क्योंकि जैसे सर्दी और बढ़ेगी, ये जो डस्ट है ये स्मॉग के अंदर तब्दील होती जा रही है। कुछ पराली इसमें बहुत कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन अभी स्विंग सीजन शुरू होने वाला है। अगले 8-10 दिन के अंदर उसका जो प्रकोप है वो भी खत्म होगा। दिल्ली के अंदर अपना पोल्यूशन भी बहुत है, दिल्ली का खुद का पोल्यूशन, जिसमें मैंने जैसे पहले कहा कि डस्ट का बहुत योगदान है, कंस्ट्रक्शन का बहुत योगदान है, इंडस्ट्री का भी योगदान है, और खास तौर पर हमारी बॉर्डर एरिया में दिल्ली से हमने जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्री बाहर भेजी, निकाली यहाँ से, वो दिल्ली के बॉर्डर एरियाज में भी उनका प्रकोप अभी भी बाकी है। उनके ऊपर भी स्टेट गवर्नमेंट, साथ वाली स्टेट गवर्नमेंट्स का मिलकर काम कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं ऐसे यूनिट्स को भी। तो हर तरीके की जमीन के ऊपर एक जंग चल रही है इस पोल्यूशन के खिलाफ। इससे बेहतर कर, जो देखिए स्वच्छ हवा तो तब है जब 50 से कम AQI हो, कम से कम लिवेबल हो, उसके ऊपर अभी तो काम कर रहे हैं। पिछले 10-12 साल की जो बीमारी है वो घंटों में ठीक करनी तो संभव है, बहुत काम बाकी है। पूरी दिल्ली की सारी डस्ट को कंट्रोल करना है, दिल्ली की पोल्यूशन के ऊपर गाड़ियों को रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करके देना है, दिल्ली में प्रॉपर इंडस्ट्री के नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करके देना है। ये एक बिग चैलेंज है, बहुत बड़ा, लेकिन हमारी सरकार, रेखा गुप्ता जी की सरकार इस पे रात दिन काम कर रही है।
तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। गुजरात में पकड़े गए 3 संदिग्ध आतंकवादियों में से एक की पहचान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के सिंगाही कस्बे के वार्ड नंबर 1 चमरौधा निवासी सुहेल के रूप में हुई है। आपको बता दें, गुजरात एटीएस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मंगलवार सुबह गुजरात एटीएस की टीम जो है वो सुहेल के घर पहुंची और घर का मुख्य दरवाजा बंद कर परिजनों से विस्तृत पूछताछ शुरू कर दी। घर के आसपास सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है ताकि भीड़ ना जुट सके। बताया जा रहा है कि एटीएस टीम सुहेल के संपर्कों, गतिविधियों और पिछले कुछ महीनों में उसकी यात्रा और आर्थिक लेन देन को लेकर परिवार से जानकारी जुटा रही है। स्थानीय पुलिस भी लगातार एटीएस के साथ समन्वय बनाए हुए है। आपको बता दें, इस घटना के बाद इलाके में जो है स्थिति जो है वो तनावपूर्ण बना हुआ है और लोग इस घटना को लेकर चर्चाओं में हैं। हालांकि जांच एजेंसियों ने अभी भी आधिकारिक रूप से अधिक जानकारी साझा नहीं की है। तो आपको बता दें, गुजरात में पकड़े गए 3 आतंकियों में से एक व्यक्ति जो है सुहेल नाम का लखीमपुर खीरी का बताया जा रहा है। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए रामजीत सिंह हमारे साथ लखीमपुर से जुड़ चुके हैं। राम जी, गुजरात एटीएस के द्वारा जो 3 आतंकवादियों को पकड़ा गया था उनमें एक नाम सुहेल का भी आ रहा है जो कि लखीमपुर का बताया जा रहा है। क्या कुछ जानकारी है? लखीमपुर में कहाँ का रहने वाला है, उसका घर कहाँ है लखीमपुर में, इस तरह की कोई जानकारी? बिल्कुल प्रज्ञा, आपको बता दें कि यहाँ गुजरात एटीएस की जो टीम है, एक बाकायदा एक बस है, एक मिनी बस है, उसके साथ जो गाड़ियां आई हैं, बाकायदा गुजरात से गाड़ियां आई हैं, एटीएस की जो टीम आई है। और आपको बता दें, जो सोहेल है ये सिंगाही कस्बे के वार्ड नंबर 1 का चमरौधा मोहल्ला पड़ता, उसका निवासी है। और बाकायदा इसका एक भाई भी है। बाकायदा इसका जो शुरुआती जो हम लोग मौके पर जब पहुंचे थे तो घर की जो वास्तु स्थिति देख के लग रहा था कि ये बहुत गरीब है। लेकिन जिस तरीके से गुजरात का जो एटीएस ने जो इसको आतंकी गतिविधियों में इन्वॉल्व होते हुए पकड़ा है, जिसकी टीम आज लखीमपुर खीरी में बाकायदा आई है और लोकल पुलिस स्तर पर सिंगाही पुलिस भी लगाई गई है और बाकायदा पूछताछ हो रही है। मुख्य दरवाजा बंद कर लिया गया है और इसके जो जितने करीबी हैं, रिश्तेदार नातेदार हैं, ये भी सूत्रों जानकारी मिल रही है, इनको भी रडार पर लेके इनसे भी एक लंबी पूछताछ हो रही। प्रज्ञा, बिल्कुल राम जी, कौन कौन है सुहेल के घर में, इसकी कोई जानकारी? बिल्कुल, आपको बता दें, इनके माँ बाप हैं, इनका एक छोटा भाई है और जिस तरीके से इसकी शादी भी हो जाए, पत्नी है। लेकिन जो पढ़ाई करने गया था, जो एक मौलवी की तालीम ली जाती है, उस तालीम के तहत जाते जाते एक नेटवर्किंग के तहत गुजरात में जब इसको पकड़ा गया है, वो जो आतंकी गतिविधियों के जो इनपुट है वो इससे मिले थे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, एजेंसियां बिल्कुल अलर्ट मोड पे है, कहीं ना कहीं कोई रिश्तेदार नातेदार जिस तरीके से कहीं कोई अनमाल तो नहीं है। इसको लेके जो एटीएस की टीम आई तो लखीमपुर खीरी के सिंगाही में भी एक हलचल सी देखी जा रही है। एक पत्रकारों का, मीडिया का बड़ा जमवाड़ा है, बड़े स्तर पे पुलिस भी लगाई गई है। प्रज्ञा, बिल्कुल राम जी, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि सुहेल जो है वो गुजरात में रह रहा था, वहां पे वो क्या कर रहा था, क्या काम कर रहा था, इस तरह की कोई जानकारी या उसका इन्वॉल्वमेंट किसके साथ था, इस पे कोई ज्यादा जानकारी मिली है अभी तक? अब देखिए, शुरुआती जांच में ये जानकारी ये मिली है कि इसने बाकायदा जो एक पढ़ाई होती है मौलवी की, मदरसों से जो निकल के बच्चे जाते हैं, जो बड़ी तालीम होती है, उसको लेने के लिए बाकायदा ये गुजरात पहुंच गया। मुजफ्फरनगर से जाते हुए गुजरात पहुंचा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो इसकी गतिविधियां, जो वहां पे जो टेररिस्ट जिस तरीके से शामिल थे वो पकड़े गए हैं, तो उसमें इसका भी नाम आया जिस तरीके से। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सिंगाही से एकदम से वहां पहुंच गया। लेकिन मीडिया को इसकी माँ का ये कहना ये भी था, इसके पहले भी हम लोगों ने बात की थी कि मेरा बच्चा इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता, जांच की एक अहम चीज होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से एटीएस ने पूरी तरीके से डेरा डाल रखा है, पूरे घर को चारों तरफ से एक तरीके से पूछताछ कर रहे हैं, दरवाजा भी बंद है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुख्य साजिशकर्ता जिस तरीके से टेररिस्ट में पकड़ा गया, तो कहीं ना कहीं इसकी इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल राम जी, फाइनेंशियल चीजों को लेकर भी कोई जानकारी सामने आई है? क्या सुहेल को पैसे दिए गए थे, इसकी वजह से वो इन्वॉल्व था इसमें, या उसका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं था, गरीब परिवार, जैसा कि आप बता रहे कि देखने में वो गरीब परिवार से बिलोंग करता था, तो इस तरह की कोई जानकारी?
बिल्कुल प्रज्ञा, आपको बता दें जो घर इनका है कि तो घर जो बना हुआ है बहुत बड़ा घर भी नहीं है, एक छोटा सा घर है। घर के अंदर एक बाकायदा इसका जो एक भाई है, बाहर आप वीडियो में देख रहे होंगे कि बोर्ड लगा हुआ, बोर्ड के ऊपर एक कारोबार भी करते हैं। जिस तरीके से इनके जो पिता है वो एक नॉर्मल तरीके से हम लोगों ने देखा कि एक नॉर्मल जिंदगी जो एक आदमी की होती है, जिस तरीके से। राम जी, अभी आपने बताया कि कोई कारोबार करते, क्या कुछ कारोबार है इनका कारोबार जिस तरीके से वहां पे जो देखा गया, जो एक बोर्ड लगा है, बोर्ड पे जो सिलाई कढ़ाई इस तरीके के बोर्ड लगा हुआ है इनका। अच्छा जी। तो अब जो कारोबार है, जांच एजेंसियां इस पे नजर रखें कि आखिर कौन सा कारोबार था। अब देखने में इनके माँ बाप जरूर कह रहे हैं कि गरीब हैं, हमारा बच्चा इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इनका एक बड़ा नाम आया है तो कहीं ना कहीं इनका इन्वॉल्वमेंट किसी न किसी मामले में जरूर होगा। प्रज्ञा, बिल्कुल। राम जी, कब तक एटीएस की टीम वहां रहने वाली है, इस तरह की कोई जानकारी? देखिए, अभी जो शुरुआती एटीएस के अधिकारी हैं, मीडिया से कोई रूबरू नहीं हो रहा है और बाकायदी जो एसपी खीरी हैं संकल्प शर्मा, इनसे बात करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि देखिए कि एटीएस की टीम किस किन बिंदु पे जांच हुई है, कुछ निकल कर सामने आए तो मीडिया से भी साझा करें। प्रज्ञा, बहुत बहुत धन्यवाद राम जी इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर महाराजगंज से है, जहां जिले में चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें, ये ताजा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के सक्सेना नगर वार्ड का बताया जा रहा है, जहां घर के बाहर खड़ी एक बुलेट मोटरसाइकिल को चोर आराम से लेकर फरार हो गए। पूरी वारदात पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आपको बता दें, वाहन स्वामी ने स्थानीय थाने में तहरीर देकर घटना की जानकारी दी। वहीं पुलिस फुटेज के आधार पर चोर की तलाश में जुट गई है। आपको बता दें, चोरों के हौसले जो है वो बुलंद नजर आ रहे हैं महाराजगंज में। तो आपको बता दें, महाराजगंज में चोरों के हौसले जो हैं वो बुलंद नजर आ रहे हैं। दिन दहाड़े चोरों ने एक मोटरसाइकिल जो है वो चुरा ली। उसके बाद जो जिसकी चोरी हुई है मोटरसाइकिल, उस व्यक्ति ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। हालांकि पुलिस ने अभी तक चोर का पता नहीं लगा पाई है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लगातार तलाश जो है वो जारी है। तो महाराजगंज की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां चोरों के हौसले जो है वो बुलंद नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से चोर आसानी से मोटरसाइकिल चोरी कर लेता है। तो फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।